जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास बुक 7 चैप्टर नंबर 4 है ना। चैप्टर नंबर 3 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके अच्छे से देखिए ना। क्योंकि ये जो एनसीईआरटी जो है ना फ्रेंड्स, वो किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए बेसिक नॉलेज जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही जरूरी होते हैं। दैट्स वाई हम एनसीईआरटी की सीरीज है ना कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 to 12, जिसमें आपके ज्योग्राफी मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम समझेंगे फ्रेंड्स एक एयर है ना, यानी कि जिस धरती के जो डोमेन्स होते हैं फ्रेंड्स, आपके लिथोस्फीयर हुआ, हाइड्रोस्फीयर हुआ, एटमोस्फीयर हुआ एंड बायोस्फीयर हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ लिथोस्फीयर डिस्कस किया था फ्रेंड्स। आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। अब एयर क्या होता है ना, ये सारा हम इसी वीडियो में देखेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके एनसीईआरटी के किताब में। अब जो हमारा धरती जो है ना फ्रेंड्स, धरती को सराउंड करके रखे, घेरा के रखे किसने? ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर ने। यानी धरती पूरी हमारे, ये जो धरती है ना फ्रेंड्स, धरती को क्या है, पूरी हमारे धरती को किसने घेरा के रखा है? ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम कहते हैं एटमोस्फियर। ये भी ये आप याद रखिए, क्योंकि आपको ये जो छोटे छोटे टर्म जो है ना फ्रेंड्स, वो याद होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। यानी कि हमारे पूरी पृथ्वी को जो है ना सराउंड करके रखे ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम बोलते हैं एटमोस्फियर। अब इसी हमारे एटमोस्फियर जो है ना फ्रेंड्स, इसी एटमोस्फियर के अलग अलग परत है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेयर्स जिसको हम बोलते हैं, आपके जैसे ट्रोपोस्फियर क्या हुआ, ट्रोपोस्फियर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर, ये सारे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये जो एटमोस्फियर जो है ना फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है हमारी धरती के लिए। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ, यानी कि पूरी पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स है ना फ्रेंड्स, वो किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे एटमोस्फियर के अंदर। अब आप खुद सोच सकते हो एटमोस्फियर कितने जरूरी है पूरे जीव जंतुओं के लिए, पूरे लिविंग बींग्स के लिए, जो अर्थ के सरफेस पे ऊपर ऊपर रहते हैं ना, फॉर देयर सर्वाइवल के लिए, उनकी जिंदगी को चलाने के लिए एटमोस्फियर तो बहुत ही जरूरी है, ये आप समझ सकते हो। अब ये एटमोस्फियर जो है ना फ्रेंड्स, ये हमें क्या देते हैं? एयर देते हैं, है ना। अब एयर क्या हुआ? जो हम सांस लेते हैं ना, और हमें बचा के रखते हैं किस चीज से? हार्मफुल इफेक्ट से। कौन सा हार्मफुल इफेक्ट? वो वाले हार्मफुल इफेक्ट्स जो सूर्य की किरणें से आते हैं ना। दैट मीन्स सूर्य की किरणें से जो हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं ना फ्रेंड्स, वही हार्मफुल इफेक्ट जो है ना इंसान के शरीर तक जो इफेक्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, बैडली इफेक्ट करते हैं। बट ये जो हमारे एटमोस्फियर ही है, जिसके अंदर एक लेयर आता है, ओजोन लेयर है ना, आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा। यही ओजोन लेयर हमें क्या करके रखता है? यही सूर्य के सन रेज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होता ना, तो फिर क्या होता है ना, स्किन कैंसर होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई हमारा एटमोस्फियर जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है, ये आप समझ सकते हो। अब विदाउट दिस, अब क्या होता अगर ये ब्लैंकेट नहीं होता, ये परत नहीं होते वायुमंडल में, तो क्या होता? वी शुड बी बेक्ड अलाइव बाय हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। यानी कि हमारा जो पृथ्वी जो है ना फ्रेंड्स, जब सन, अब सूर्य की किरणें दिन के टाइम आते हैं ना, तो क्या होगा? दिन के टाइम, पूरे दिन के टाइम हमारा जो धरती है पूरा गर्म रहता है ना, और रात को क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट होके एक फ्रोजन प्लेनेट टाइप बन जाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स, एटमोस्फेयर हमारे लिए कितना जरूरी है ना। और इसी डोमेन को हमें बचा के रखना, मतलब किस लेवल तक की जरूरी है, आप समझ सकते हो, है ना। अब क्या है ना फ्रेंड्स, अब इस एयर के अंदर क्या है? दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो है ना फ्रेंड्स, पृथ्वी के ऊपर हमें रहने के काबिल कौन बनाते हैं? हमारे एटमोस्फियर। दैट्स व्हाई हमारे एटमोस्फियर जो है ना, वो कितना जरूरी है, हम समझ सकते हो ना। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना, वो हम समझेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होते हैं ना एटमोस्फियर में, क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैस को बनाते हैं ना। इफेक्ट बाय ट्रेपिंग द अर्थ रेडिएट फ्रॉम द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। अब जो हीट सन से आ रही है ना फ्रेंड्स, सन से जो हीट आ रही है वो धरती के ऊपर आ रही है। अब धरती से जो वापस जा रही है ना, उसको हम कहते हैं रीरेडिएशन, है ना। अब जो रीरेडिएशन, बहुत सारे इंसान क्या कर रहा है? फॉसिल फ्यूल्स को जला रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, है ना। दैट्स व्हाई
हमारा ही मतलब है ना फ्रेंड्स, इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का ये जिम्मेवारी बनता है कि हम कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को एटमोस्फियर में रिलीज करना है ना। इट इज देयर फॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, एंड विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, यानी कि अगर ये नहीं भी होता ना, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है बस, बट इसका अपना नेचुरल जो कंटेंट है ना फ्रेंड्स, नेचुरली इतना है इसमें 0.03%। अगर इससे हमने ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हो गएंगे ना। अगर ये नहीं होता ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो धरती इतना ठंड होता फ्रेंड्स, हमें रहने की काबिल यहाँ नहीं होता है ना। दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर है ना। अगर हमने इस लेवल को बढ़ा दिया एटमोसफियर के अंदर, किस लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होगा, जैसे हमने क्या क्या जलाए, जलाते हैं फैक्ट्री में स्मोक्स, गाड़ियों की है ना धुएं। अब इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर जो है ना फ्रेंड्स, हमारे धरती का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा ऑब्वियसली है ना। दैट्स व्हाई मतलब इसके जो लेवल को है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को हमेशा बराबर करके रखना है ना। अब उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आपके ग्लेशियर जो है ना फ्रेंड्स, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघलने से सी लेवल राइस हो जाएंगे ना। सी लेवल जो समंदर के जो लेवल जो है ना वो बहुत ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, कोस्टल एरियाज में आपने देखा होगा बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, कोस्टल एरियाज में फ्लड आएंगे। फ्लड आएंगे तो एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होगा है ना। तो इस सारे है ना फ्रेंड्स, आप फिनोमेना को आप समझ सकते हो, कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज, देयर में बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए लॉन्ग रन, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ, जानवर हुआ, और क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना। दैट्स व्हाई आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से मतलब ये कितना मतलब मुझे मुश्किल है ना। अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गया ना, तो एक लार्ज एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल खत्म हो जाएंगे ना, और धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएंगे कि फ्रेंड्स ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघल जाएंगे और सी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ने से क्या होगा, कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे ना। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ये बर्निंग इशू है आज के टाइम पे ना। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म जरूरी है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस क्या हुआ है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिए। अब कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर, अब एटमोसफियर तो है हमारे, वायुमंडल तो है, वायुमंडल के अंदर क्या क्या है ना, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन क्या है वहां देखेंगे। आपको पता है ना फ्रेंड्स, जो हमारा एटमोसफियर जो है ना, ये मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, इसके अंदर बहुत सारे गैसेस है, जैसे आपके नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो गैसेस है एटमोसफियर के अंदर, जो एटमोसफियर को हमारे क्या बनाता है, बल्क बनाते हैं। मीन्स ये जो है ना फ्रेंड्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसका मात्रा सबसे ज्यादा है, यानी कि कितने परसेंट है, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 91% है ना। दैट्स व्हाई इस ये जो दोनों गैसेस है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या बनाते हैं, हमारे एटमोसफियर को बल्क ऑफ द एटमोसफियर। क्यों, क्योंकि आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है कंपोजिशन के हिसाब से, अगर हम देखेंगे हमारे वायुमंडल के अंदर है ना। बहुत सारे और गैसेस भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हीलियम हुआ, ओजोन हुआ, आर्गन हुआ, हाइड्रोजन हुआ है ना। बट ये जो छोटे छोटे बाकी जो गैसेस है ना फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये है बट ये लेसर क्वांटिटीज में है, यानी ये कम मात्रा में है ना। अगर हमने नाइट्रोजन के लेवल को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगे ना। तो समझने की बात क्या है ना फ्रेंड्स, समझने वाली बात ये है कि हमें इस गैसेस को है ना, ये जो गैसेस हमारे एटमोसफियर के अंदर है, इसको हमेशा बैलेंस रखना चाहिए ना। ये बात आप समझ सकते हो। अब इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, इन गैसों के बाद क्या है, बहुत सारे गैसेस हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस गैस, गैस के साथ साथ क्या है हमारे एटमोसफियर में, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स है ना। डस्ट पार्टिकल्स आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हमारे एटमोसफियर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं एयर के अंदर है ना। अब ये जो पाई चार्ट आप देखिए क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद आर्गन 0.93, ऑल अदर्स 0.04%, बाकी सारे गैसेस के साथ डस्ट पार्टिकल है ना। अब नाइट्रोजन जो है ना फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो मात्रा वाला गैस है ना, वो है आपके नाइट्रोजन 78%, ये आप याद रखिए। अब नाइट्रोजन जो है ना फ्रेंड्स, हम नाइट्रोजन भी है ना, कुछ नाइट्रोजन हम अपने अंदर अंदर ले लेते हैं ना। वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, लंग्स के अंदर हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन को, और हम उसको बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल इट। बट जो हमारे प्लांट्स जो है ना फ्रेंड्स,
पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए, है ना, उनको जीने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन जो है ना फ्रेंड्स, प्लांट जो है ना वो डायरेक्टली प्लांट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बट किसके थ्रू करते हैं, बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना आपकी जमीन के अंदर, वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को एटमोसफियर से लेते हैं और इसी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं, आप काइंड ऑफ फूड बोल सकते हैं ना, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, उनके मतलब जिंदगी कंटिन्यू रखनी है, जिंदगी चलाने के लिए जो नाइट्रोजन जो है ना फ्रेंड्स वो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। अब ये आपको समझना है कि प्लांट जो है ना वो डायरेक्टली एटमोसफियर से नाइट्रोजन नहीं लेते ना। ये कौन है, बैक्टीरिया, जो जमीन के अंदर होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये क्या लेते हैं, दे लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, है ना। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, रूट्स ऑफ सम जड़ जड़ होते हैं ना प्लांट्स के, वो लेते हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, एयर से नाइट्रोजन लेते हैं ये सारे बैक्टीरिया एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, और इसके बाद कौन यूज करते हैं, प्लांट्स। आपने सुना होगा फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं उसको, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक बैक्टीरिया आता है फ्रेंड रिजोडियम, है ना, तो आपने सुना होगा। इससे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को कहाँ से लेते हैं, एयर से, और कन्वर्ट करते हैं उसी नाइट्रोजन को, और वो नाइट्रोजन कौन यूज करते हैं, हमारे पेड़ पौधे। दैट्स व्हाई देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है ना। तो उसके बाद है फ्रेंड्स आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारे जिंदगी के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, एयर के अंदर सबसे जो सेकंड मोस्ट गैसेस है ना वो है आपके ऑक्सीजन। ह्यूमंस एंड एनिमल जो है ना फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपनी जिंदगी, है ना, लाइफ को चलाने के लिए। अब ग्रीन प्लांट जो है ना फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि सनलाइट के थ्रू, है ना, सूर्य की किरणें के मदद पे वो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, छोटे क्या बोलते हैं, ग्रीन जो पेड़ पौधे हैं ना, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। अब इन इसमें क्या होना फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जो है ना कंटेन इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, इसी की वजह से आप देखिए ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, बट हमारे एटमोसफियर में भी क्या है, ऑक्सीजन है 21% है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। अब जब ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारा एटमोसफियर वाला ऑक्सीजन इसीलिए क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हमने ग्रीन सारे फॉरेस्ट को काट के खत्म कर दिया ना, जंगलों को काट के खत्म कर दिया, अब जो ही आपके ग्रीन प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेंगे ना। तो इसीलिए इसको बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स ट्रीज जो है ना वो लगाने चाहिए, तब जाके ये सारे चीज क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, है ना। दैट मीन्स ग्रीन प्लांट जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी है हमारे ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर, है ना, ये आप समझ सकते हो। इफ हमने पूरा सारा जंगल को खत्म कर दिया ना फ्रेंड्स, तो जो ऑक्सीजन आपके एटमोसफियर में है ना, वायुमंडल में, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यही ग्रीन प्लांट्स की वजह से हमारे ऑक्सीजन जो एटमोसफियर के अंदर अंदर है ना वो हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। अदरवाइज जो आपके एटमोसफियर वाला ऑक्सीजन है ना फ्रेंड्स ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे जैसे हम सारे फॉरेस्ट को खत्म करके ये सारे खत्म करेंगे ना, तो जो नाइट्रो ऑक्सीजन आपके एटमोसफियर में ना वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ये आप समझ सकते हो। तो बोलने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, हमेशा चीजों में क्या रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए ना। अब उसके बाद है फ्रेंड्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट गैसेस है, एटमोसफियर के अंदर गैस है। ग्रीन प्लांट जो है ना फ्रेंड्स वो किसको यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके लिए आपने खाना खाने को, है ना, जो ग्रीन प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होते हैं, जैसे हमारे लिए क्या जरूरी है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारे लिए कौन जरूरी है, ऑक्सीजन गैस, है ना। अब ह्यूमंस और एनिमल जो है ना फ्रेंड्स वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और animals seems to be equal to the amount used by the plants which make a perfect balance, यानी कि आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स कौन सा गैस यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। इन दोनों में हमेशा क्या रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए ना, तभी जाके चीजें सही से चलेंगे ना। तो ये आप समझ सकते हो। अब जैसे आप देखिए अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब उससे क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चले जाएंगे, ऑक्सीजन नीचे होते जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स खत्म होते जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं हम। तो उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, ये दोनों हमेशा क्या रहना चाहिए, परफेक्ट बैलेंस पे चलना चाहिए, तभी जाके ना फ्रेंड्स हमारे जो धरती का जो जिंदगी है ना वो अच्छे से
सही रहेंगे ना, ये आप समझ सकते हो। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हम बहुत सारे फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कोल हुआ, ऑयल हुआ, दैट ऑफ बिलियंस और टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फ्रेंड्स हम रिलीज कर रहे हैं हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर के अंदर ईच ईयर। ऐसे रिजल्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। इसीलिए जो हमारे वेदर जो और क्लाइमेट जो मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था, वेदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वो वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो चेंज होता है ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन क्लाइमेट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, मोस्टली 30-31 ईयर्स के लिए मतलब ये इस क्लाइमेट को जो है ना फ्रेंड्स 30-31 ईयर्स इसमें माने जाते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। तो वेदर एंड क्लाइमेट में जो है ना फ्रेंड्स हम बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एटमॉस्फेयर में डाल देंगे तो क्या होगा, आपका जो बैलेंस जो है ना वो खराब हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हमें इन चीजों को क्या करना करके रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए ना। अब यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जब एयर हीट होता है ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिए। जब हवा गर्म हो जाते हैं ना तो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं ना, और फैलने से क्या होगा, ये हल्का होगा, है ना, लाइट होगा, तो ये क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे ना। ऊपर चल जाने से क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड है ना, मैंने आपको बोला था जैसे जैसे हम आसमान में जाएंगे ना तो वैसा क्या है, ठंड है। तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, कोल्ड एयर क्या है, डेंस है ना, डेंसर एंड हेवी है, वो भारी है ना। अब वो जो कोल्ड एयर क्या करेंगे, वो सिंक डाउन यानी कि वो नीचे आएंगे। ऊपर गर्म हवा क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, और जो कोल्ड एयर ऊपर जो है ना वो क्या करेंगे, सिंक डाउन करेंगे, नीचे आएंगे ना। अब वो वाला हॉट एयर जो राइज किया है ना, ऊपर गए हैं, एक्सपेंड हो गया, वो क्या हो, कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। जैसे मान के चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एरिया है, अब यहाँ पे गर्म हवा जो है ना वो ऊपर जा रही है इस तरह। अब यहाँ पे जो सराउंडिंग एरिया से जो कोल्ड है, कोल्ड एयर है ना फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे, इस गैप को फील करेंगे। तो ऐसे ही एक एयर सर्कुलेशन जो है ना फ्रेंड्स वो कंटिन्यू रहता है। आई होप यहाँ पे आपने समझे होंगे। यानी कि जो गर्म हवा ऊपर एक्सपेंड होगी, ऊपर चला गया ना, अब ये जो जगह खाली होगी ना फील, उसको फील करना है, तो सराउंडिंग एरियाज में जो कोल्ड एयर है ना वो आके इस जगह क्या करते हैं, फील करते हैं। तो इस तरह एक एयर सर्कुलेशन कंटिन्यू रहते रहते हैं ना, चलते रहता है ना फ्रेंड्स। तो ये अपने आप में एक जरूरी है। अब उसके बाद है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होता है एटमोसफियर, यानी कि हमारा जो वायुमंडल के अंदर परत होता है ना फ्रेंड्स, लेयर्स, कितने परत है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स क्या है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है ना फ्रेंड्स वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है हमारे एटमोसफियर के अंदर, है ना, वायुमंडल के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट परत जो है ना फ्रेंड्स वो ट्रोपोस्फियर है। यहाँ धरती से कितने किलोमीटर ऊंचाई पे है, ये 13 किलोमीटर हाइट पे है ना, ये आप समझ सकते हो। सारे एयर जो वेदर फिनोमिना जैसे आपके रेनफॉल हुआ, आपके फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सारे जो है ना फ्रेंड्स, बारिशें, आपके बादल, ये सब कहाँ रहते हैं, यही ट्रोपोस्फियर के अंदर रहते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखिए ना। यानी कि यहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना फ्रेंड्स उतना ही समझने की कोशिश करिए। अब जैसे कि ऊपर ऊपर जैसे टेम्परेचर ऊपर ऊपर जाएंगे ना, टेम्परेचर 6.5 डिग्री कम होते हैं ना, यानी कि 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं लेप्स रेट। अब ये सारा क्या हुआ, ये ट्रोपोस्फियर के अंदर ये सारे फिनोमिना फिनोमिना होता है ना फ्रेंड्स, ये हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ट्रोपोस्फियर जो है ना फ्रेंड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। धरती से कितने किलोमीटर पे, ये 13 किलोमीटर ऊंचे पे। आप इक्वेटर पे इसका थोड़ा ज्यादा है और पोल्स पे थोड़ा कम है। ये क्या होता है, क्यों होता है, यहाँ हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फियर हुआ आपके फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ये डायग्राम जो दे रखा है ना फ्रेंड्स, हम अभी उसको डिस्कस करेंगे, बट ये जो पहले लिखा है ना हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे ना। अब ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सा है, आपके स्ट्रेटोस्फियर। ये धरती से कितने किलोमीटर हाइट पे है, 50 किलोमीटर हाइट पे। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएट वेदर फिनोमिना, है ना, जो जितने भी वेदर फिनोमिना जो मैंने अभी आपको बोला, रेनफॉल, क्लाउड्स, ये सारे आपके ट्रोपोस्फियर में होते हैं। जैसे आप ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाएंगे ना फ्रेंड्स, ये क्या है, क्लाउड जो होते हैं ना आपके बादल, इस लेयर में बादल नहीं होते। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं ना, एरोप्लेन्स इसी लेयर में फ्लाई करती है ना, ये आप याद रखिए। वन वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, इसका और एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो है ना फ्रेंड्स हमारा ओजोन लेयर है, ये आप याद रखिए। अब पहले मैंने बोला कि हमारा एटमोस्फियर कितना जरूरी है हमें, हमारे लिए ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन इन द अर्थ कौन सा है, हमारा एटमोस्फियर। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होता ना फ्रेंड्स,
तो क्या होता, सूर्य की किरणें जो है ना वो धरती के ऊपर डायरेक्टली पड़ती है ना। दैट्स व्हाई ओजोन लेयर जो है ना फ्रेंड्स, इसी हमें स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है। अब ये ओजोन लेयर हमें किस चीज से बचा के रखता है? अल्ट्रावायलेट रेस, जिसको हम बोलते हैं ना, जो हमें बचा के रखते हैं, जिसे किससे? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेस, ये आप समझ सकते हैं। दैट मीन्स ओजोन लेयर किस लेयर के अंदर है, किस परत के अंदर है? वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर, ये आप याद रखिए। और स्ट्रेटोस्फीयर जो है ना फ्रेंड, धरती से कितने किलोमीटर हाइट पे है? 50 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर है ना। तो ये पॉइंट हुआ फ्रेंड्स आपके स्ट्रेटोस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे नीचे आपके ट्रोपोस्फीयर, जितने भी वेदर सारे फिनोमिना इसी के अंदर होते हैं ना। 10 किलोमीटर, 13 किलोमीटर के ऊपर है। इट्स है आपके स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक। अब ये जो बाउंड्री जो है ना फ्रेंड्स, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, इस बाउंड्री को हम कहते हैं ट्रोपोपाउस, है ना। और मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर की जो बाउंड्री है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपाउस, याद रखिएगा ना। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके मीजोस्फीयर। ये जो है ये थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। जैसे हमने पिछले की वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स, धरती के नीचे भी लेयर्स है, क्रस्ट, मेटल एंड कोर, इसी कोर है ना, इसी तरह सेम आपके वायुमंडल में भी है ना। ये सारे लेयर जैसे आपके ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, नेचर ने ऐसे बना के रखा है ना फ्रेंड्स। थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। अब ये कितने किलोमीटर, ये जस्ट आपके स्ट्रेटोस्फियर जो ये खत्म हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, उसके बाद आपके मीजोस्फियर ना इसका शुरू होता है। धरती से कितने किलोमीटर हाइट तक है? 80 किलोमीटर हाइट है ना। जैसे मीटियोराइट्स क्या होते हैं, मीटियोराइट क्या होता है, मीटियोर्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको 6 क्लास की ज्योग्राफी में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया था फ्रेंड्स। यहाँ पे हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को जाके देखिए। ये मीटियोराइट जो है ना फ्रेंड्स, जो स्पेस से आ रहे होते हैं, वो यहीं पे बर्न होते हैं ना, यहीं पे बर्न होके जल जाते हैं, जल के एशेस में कन्वर्ट होते हैं। अगर वो जमीन पे नीचे गिर गया ना फ्रेंड्स, तो अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था। मीटियोराइट जो है ना फ्रेंड्स, इसी लेयर में बर्न होते हैं, वो आपने समझ सकते हो। तो इसके बाद हम समझेंगे फ्रेंड्स थर्मोस्फियर। अब मीजोस्फियर के बाद कौन सा लेयर आता है? ऑब्वियसली थर्मोस्फियर। अब इस थर्मोस्फियर में क्या होता है ना फ्रेंड्स, टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना। जो आपके आयनोस्फियर जो है ना, आयनोस्फियर करके और एक लेयर है आपके यहाँ पे थर्मोस्फियर के अंदर, वो भी आप कहाँ पे मिलेंगे? आपके इस थर्मोस्फियर के अंदर, आयनोस्फियर। अभी इसका जो लेयर जो है ना फ्रेंड्स, थर्मोस्फियर, ये धरती से कितने किलोमीटर है? 80 टू 400 किलोमीटर ऊपर है ना। आयनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर, यानी कि आयनोस्फीयर जो है ना वो किसका पार्ट है? आपके थर्मोस्फीयर का, है ना। अब इस आयनोस्फीयर के अंदर क्या होता है? दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। जो ग्राउंड से रेडियो ट्रांसमिशन जो आता है ना फ्रेंड्स, वेव्स, वो सारे कहाँ कहाँ पे होते हैं? इसी लेयर में होते हैं, वो आप याद रखिए। रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं ना हमारे कम्युनिकेशन सारे, ये इसी लेयर में होते हैं आपके थर्मोस्फीयर के अंदर। रेडियो वेव जो होता है ना फ्रेंड्स, ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, यानी कि जो रेडियो वेव्स होते हैं आपके यहाँ पे स्टेशन है, वो ऐसे ऐसे जाते हैं, जाके फिर पर थर्मोस्फीयर में जाके फिर से वापस आपकी धरती पे आ जाते हैं ना। दैट्स व्हाई हमारे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये हुआ आपके थर्मोस्फीयर। उसके बाद जो लास्ट जो लेयर है ना फ्रेंड्स, वो है आपके एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इज नोन एज एक्सोस्फीयर, ये आप याद रखिए। अब एक्सोस्फीयर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना, यहाँ पे एयर जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा थिन है, ये आप याद रखिए। दैट्स व्हाई आपके हीलियम और नाइट्रोजन जो है ना वो फ्लोट कर रहे होते हैं इसके बाद स्पेस में, है ना। स्पेस, इसके बाद आपके एक्सोस्फीयर के बाद आपको कौन क्या शुरू होता है? आपके स्पेस, ये आप याद रखिए। यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट लेयर्स है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी है। जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो हम वहाँ डेप्थ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन है उतना आप डिस्कस समझने की कोशिश करिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आज इसी वीडियो में रखेंगे। इस वीडियो को हम फिर से 2 पार्ट बनाएंगे फ्रेंड्स, पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए। आपके ये जो लेयर्स है ना, ये आप बहुत ही जरूरी है। अब इस डायग्राम को बनाएंगे ना फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम में, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेंगे ना। ये जो आप देखिए, ये इतना अच्छा डायग्राम दे रखा है। पहले आपके ट्रोपोस्फियर, फिर ये ट्रोपोपाउस, फिर आपकी स्ट्रेटोस्फियर, फिर खत्म हो जाता है स्ट्रेटोपाउस, इन दोनों की बाउंड्री, फिर मीजोस्फियर, फिर मीजोपाउस ना, इस तरह से बाउंड्री बनते हैं ना। फिर थर्मोस्फियर, फिर लास्ट पे आपका है एक्सोस्फियर। अब उसके बाद है आपका स्पेस। जितने भी स्पेस से जो मीटियोराइट्स आते हैं ना फ्रेंड्स, वो कहाँ पे चलते हैं? आपके मीजोस्फीयर के अंदर। और मैंने आपको मीटियोराइट्स क्या होता है, मीटियोर्स क्या होता है, पिछले की वीडियोस में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।